हाजिर हूँ मैं छवि लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम बातें करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के विकास की। अभी वर्तमान समय में मक्का की फसल लगी हुई है और खरीफ मक्का की देखभाल कैसे करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर पाएं, इसके बारे में लेंगे जानकारी कार्यक्रम की आज की कड़ी में। साथ ही साथ जानेंगे पीली सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में भी। लेकिन हमेशा की तरह डालेंगे नज़र सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। कृषि के विकास हेतु सरकार चला रही जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, अपने पशुओं को अड़हिया रोग से बचाएं और किसानों की सहायक सुपर सीडर मशीन। राज्य में मौसम के उतार चढ़ाव और असमय बारिश के कारण होने वाले नुकसान को रोकने और किसानों को खेती में कैसे बढ़ावा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चला रही है। इससे राज्य के किसानों को प्रशिक्षित कर 365 दिन खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने बताया कि इसके लिए 4 संस्थानों के द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में कई तरह के फ़ायदाएँ हैं। मुख्य रूप से हम इस योजना के माध्यम से किसानों को तैयार करते हैं। जलवायु परिवर्तन के जो बुरा असर पड़ रहा है, सब तरह का क्षेत्र में पड़ रहा है और वो कृषि के क्षेत्र में भी पड़ रहा है, तो उससे कैसे बचावें, उससे जो होने वाले नुकसान है उससे कैसे अपने आप को बचावें, तो उसके लिए मतलब कई तरह की तकनीक का प्रयोग करने का सिखाया जा रहा है। पशुपालक भाई बहनों, अगर आप अपने भेड़ बकरियों को बाहर चराने ले जा रहे हैं तो समय से बाहर ले जाएं, नहीं तो उनमें अड़हिया रोग से होने की संभावना रहती है। इन दिनों के मौसम में दिन और सुबह के तापमान में अंतर रहता है, जिसके कारण इस रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। इसके अलावा बचाव के लिए PPR का टीका भी अवश्य लगवाएं। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार। अगर आप उन्हें चराने के लिए ले जाते हैं तो 9 बजे के पहले उन्हें आप चढ़ा करके अवश्य ही लेकर चले आवें, क्योंकि तेज़ गर्मी में 10 बजे से लेकर के 4 बजे दिन तक अगर उन्हें चराई पर निकालते हैं तो उनमें अड़हिया बुखार, एक तरह का वायरल फीवर होता है, विषाणु जनित इफिमरल फीवर, उसे होने की संभावना रहती है। आप चर के जब बकरियां आपकी आवें तो तुरंत उन्हें पानी न पिलावें, 1 घंटे उन्हें ठंडा होने दें, अस्थिर होने दें, तब उन्हें पानी पिलावें। किसान भाई बहन अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो ढैंचा की खेती अवश्य करें, जिससे नाइट्रोजन की उपलब्धता अधिक मिलती है। इसकी खेती आप कम उर्वर खेतों में भी करते हैं तो फसलों का काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाई बहन, यदि आप मेंथा की खेती करने जा रहे हैं तो आसपास के बाजार में इसकी मांग को ध्यान में रखकर ही करें, क्योंकि इसके बाजार भाव में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथ ही अच्छे उत्पादन की प्राप्ति के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इसके उन्नत प्रभेदों में प्रमुख है C29, जो मेंथा गोल्ड से जाना जाता है। बिहार राज्य में इसका काफी अच्छा उत्पादन है। मेंथा या पेपरमिंट बहुतायत रूप से प्रयोग होने वाला पौधा है। आयुर्वेद में मेंथा के पत्तों का प्रयोग कई तरह के बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेपरमिंट का दर्द निवारक गुण कई तरह के बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करता है, जैसे दांतों का दर्द, पेट का दर्द, सर का दर्द, पेट की गड़बड़ी आदि। किसान भाई बहनों, मक्का न सिर्फ भारत बल्कि हमारे प्रांत की भी एक प्रमुख फसल है, जिसका उत्पादन और प्रयोग बड़े पैमाने पर होता रहा है। वैशाली जिले के मुकुंदपुर गांव के किसान राकेश कुमार एक ऐसे ही मेहनती और कर्मठ किसान हैं, जो कि मक्का की खेती करके समृद्धि की दास्तान लिख रहे हैं। आइए जानते हैं उनके सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मक्का लगाने में ज़्यादा लागत नहीं है, हाफ एकड़ लगाने में लगभग इसका है 7-8 हज़ार रुपया। मुनाफा 50%।
मैं ज़्यादातर से ये यूट्यूब देखता था, उसी से मैंने देखा था कि किस तरह से लोग करते हैं, तो मैं यूट्यूब पे ही ज़्यादातर सीखा है जो भी खेती। क्या आपका रहा है? गाँव किसान भाइयों, सुपर सीडर यंत्रों के द्वारा आपके खेतों में बचे अवशेष को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सुपर सीडर यंत्र पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो इस मशीन का उपयोग करके अपने कार्य को सरल और बेहतर कर सके। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, बाकरगंज पटना, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। सोनम चावल 4000 रुपये प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं लोकल 2600 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं एमपी 3600 रुपये प्रति क्विंटल, सरवती गोल्डन गेहूं 3800 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना नवीनतम तकनीकों के बारे में, ली जानकारी उपकरणों की और साथ ही साथ रूबरू हुए मौसम के मिजाज से भी और मंडी के भाव से भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस भेंट वार्ता के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे खरीफ मक्का की देखभाल के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो विलंब से मक्का को लगाए हैं। अभी ये जो मक्का है वो अपने विकास के मध्य अवस्था में है। इसका मतलब है कि इसमें नई नई बाली लगी है और यही वो वक्त है जब इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर अगर कीट पतंग या कोई रोग लग जाता है तो बहुत ज़्यादा उत्पादन प्रभावित होता है। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं खरीफ मक्का की देखभाल के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पटना विश्वविद्यालय के जीव रसायन विभाग के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर रमाकांत पांडे। डॉक्टर रमाकांत सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि मक्का, खरीफ मक्का जो अभी जिस अवस्था में है सर, उसमें किसान को क्या देखभाल की आवश्यकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं ये किसान भाइयों को बतलाना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो उसमें देखें कि रोग मुक्त कितने पौधे हैं। जिन पौधों को किसी भी प्रकार से आप रोग मुक्त नहीं पाते हैं या रोगग्रस्त पाते हैं तो उनको सबसे पहले रूट आउट कीजिए, बाहर निकालिए उनको खेत से। और बाहर निकालने के बाद आप कैसे पहचानेंगे कि ये रोगग्रस्त है? तो पत्तियों पर किसी प्रकार का दाग धब्बा नज़र आए, खास करके उजला हो जाता है, सफ़ेद वो आपको नज़र आता है, या फिर तना छेदक के कारण तना कमज़ोर नज़र आता है। ऐसी स्थिति में हमारा वो मक्के का जो पौधा है वह रोगग्रस्त है। अब देखिए, करीब करीब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का ये पौधा हो चुका है जो लेट वेराइटी का है। वैसे तो ये खरीफ जो जिसका कि जून में ही रोपाई हो चुका है, उसमें तो अब बालियां आ रही हैं, उसमें भी देखने की ज़रूरत है। और देखने में ये देखना है कि जो कल्ले निकल रहे हैं या धनबालियाँ निकल रही हैं उन पर कीड़ों का या
किसी भी जीवाणु विषाणु का किस प्रकार का प्रभाव दिखता है। जैसे सफ़ेदी हो, पीलापन हो, कालापन हो, इस प्रकार का अगर दिखता है तो निश्चित रूप से वह रोगग्रस्त है। इन रोगग्रस्त पौधों को सबसे पहले स्वस्थ पौधों से अलग रखना है। अलग करना है मतलब खेत से निकाल करके बाहर कर देना है, उसको मिट्टी में गाड़ देना है या फिर जला देना है। अब रही बात कि जो ये फसल बच गई, सुरक्षित है, तो इसमें स्वस्थ पौधा कौन है? जिसमें सबसे ज़्यादा जटामय मूल, स्टिल्ट रूट ज़्यादा निकलता है, उन पौधों को हम ज़्यादा स्वस्थ मानते हैं। और स्वस्थ पौधों में निश्चित रूप से 4-5 कल्ले लगते हैं और इन 4-5 कल्लों में जो बालियां लगती हैं उसमें से मुख्य रूप से 2 से 3 बालियां बहुत ही प्रौढ़ और अच्छी निकलती हैं, जिनमें करीब करीब 1,500 से 2,000 तक दाने लगते हैं एक बाली में। डॉक्टर रमाकांत सर, जैसा आप अभी बता रहे थे कि अगर किसी पे कुछ काले दाग धब्बे या कुछ ऐसा लगे कि कीट लग गया हो तो उसको बाहर निकाल दीजिए। क्या किसानों को अगर अभी शुरुआती दौर में है, कुछ कीड़े लगे हैं लेकिन शुरुआती दौर में है, तो क्या वो स्प्रे या कुछ रासायनिक विधि अपनाकर उसको बचा नहीं सकते हैं वो? जी हाँ, इतना अच्छा प्रश्न है कि किसान भाइयों को मैं एकदम आधुनिक किंतु बिना खर्च का जो कि उनके आसपास की चीज़ें हैं, जैसे 5 किलो नीम का पत्ता और 5 किलो ही धतूरा का पत्ता, उसमें 500 ग्राम तंबाकू और 25 लीटर गोमूत्र ले लिया जाए और 25 से 50 लीटर जितने खेत की का रकबा हो उस हिसाब से आप ले लें। मिला करके घोल बनाएं और घोल बनाने के बाद इसका छिड़काव अगर आप पत्तों पर करेंगे तो आपकी फसल तो बच जाएगी, लेकिन अगली फसल के लिए आप बालियों का चयन करना आपकी जिम्मेवारी है। ये जो है इसमें खर्च नहीं आता है किसान भाई, आप इस चीज़ का उपयोग करें और ये बिल्कुल घरेलू है। और इस घरेलू रसायनों के लिए सुझाव मैं नहीं दूंगा, क्योंकि रसायनों के कारण जो है बड़ी हानि भी होती है, क्षति होती है, अगले फसल के लिए भी आपकी हानि होगी। सर, जब मक्का को जब घर पे ले लाएं किसान, तो उसका किस तरह से भंडारण करें ताकि वो सुरक्षित रहे? बिल्कुल उपयोगी प्रश्न। ये भंडारण के लिए सबसे पहले तो सूख जाना, बालियों का सूख जाना बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि हम दानों के रूप में या बालियों के रूप में किस प्रकार से उसका संरक्षण करना चाहते हैं, किस प्रकार से उसका भंडारण करना चाहते हैं, ये किसान पर निर्भर करता है। अगर तुरंत बाज़ार में भेजना है तब तो हम दानों को उससे निकाल लें, बालियों से, और 2, 4, 5, 10 बालियां अगर हमको रखना है, हमको अपने खेत का रकबा जानना चाहिए कितने हेक्टेयर में है, एकड़ में है, उस हिसाब से हम बालियों को गिन करके प्रति एकड़ 3,000 बीज के हिसाब से हमको संरक्षित रखना है, तो उनको हम बालियों में ही रहने दें। लेकिन जिनको बाज़ार भेजना है उनको और प्रॉपर धूप में अगर सुखा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम समझते हैं कि उसका एक सीड ले करके दांत के पास दबाएं, अगर कट से आवाज़ करे तो समझें कि हमारा दाना भंडारण के लायक उपयुक्त हो चुका है। डॉक्टर रमाकांत सर, आज आप कार्यक्रम में आए और मक्का फसल के हर पहलुओं पर आपने विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया।
किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। अपने खरीफ मक्का की फसल का आप रखिए पूरा ख्याल और इन जानकारियों का लीजिए लाभ। चलिए बढ़ाते हैं कदम आगे, जहां एक और विशेषज्ञ कर रहे हैं हमारा इंतजार एक नए विषय के साथ। तो आइए लेते हैं जानकारी पीली सरसों की वैज्ञानिक खेती के विषय में। नमस्कार। पीली सरसों की अच्छी किस्मों की खेती करके हमारे किसान भाई इसमें अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पीली सरसों की वैज्ञानिक खेती, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर देवेंद्र मंडल, विषय वस्तु विशेषज्ञ KVK गया से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पीली सरसों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और इसके कौन कौन से प्रभेद हैं।
पीली सरसों की खेती के लिए इस साल का जो अभी समय है, अभी बारिश नहीं हुई है खरीफ में, तो रबी के लिए किसान भाई आप तैयारी कर सकते हैं। रबी में अभी खेत खाली है, नमी है यदि आपके खेत में, तो हम 10 अक्टूबर से पीली सरसों की खेती कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत प्रभेद का चयन करें आप। जैसे हमारे पास जो उपलब्ध है प्रभेद, उसमें राजेंद्र सरसों 1 है, 2 है, पंत श्वेता है, ये सब उन्नत प्रभेद है, हाई यील्डिंग वैरायटी है। इसे 12 से 14 कुंटल इसकी उत्पादन क्षमता है प्रति हेक्टेयर। इसकी आप प्रभेद की उत्पादन के लिए आप जा सकते हैं। इसके लिए हर एक तरह की मिट्टी में ये इसकी सरसों की खेती होती है, लेकिन यदि आपके पास दोमट मिट्टी है तो ये उपयुक्त माना जाता है। सर, पीली सरसों में उर्वरक प्रबंधन कैसे करें हमारे किसान भाई? देखिए, उर्वरक प्रबंधन के लिए यदि आपके पास सिंचाई की समुचित व्यवस्था है, सिंचित अवस्था में यदि आप सरसों की खेती कर रहे हैं, तो हमें 80 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटास की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ ही हमें 40 केजी सल्फर की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप मिट्टी की अपनी जांच कराते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारा जो बिहार की जो ज़मीन है उसमें जिंक की कमी देखी गई है। तो आप यदि जिंक की कमी है तो वैसे अवस्था में आप 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सिंचित अवस्था में हम उर्वरक डालते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि 80-40-40 यानी 80 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटास, इसकी आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की है यानी कि 40 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटास, ये बुआई पे ही हमें उर्वरक डाल देना है अपनी खेत पे। बचा जो हमारे पास जो बचा हुआ है 40 केजी नाइट्रोजन, इसका प्रयोग हम जब सिंचाई करेंगे फूल आने से पहले, उस समय हम इस प्रयोग करेंगे। और बचा हुआ जो 40 है उसका 20 केजी हम डाल देंगे फूल के समय में, और 20 केजी जो दूसरी सिंचाई करते हैं हम जब फली आता रहता है उससे पहले हम करेंगे। सर, पीली सरसों की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? देखिए, चाहे वो पीली कोई भी तिलहनी फसल हो, तो अभी भी तिलहनी फसल में बहुत अच्छा पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। तो हमें प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जो बाज़ार में उपलब्ध है उसका प्री इमरजेंस में आप देखते हैं कि बहुत सारा घास की आपकी समस्या होती है, खास करके बथुआ की बहुत बड़ा समस्या होती है सरसों में। आप देखते हैं कि सरसों से भी बड़ा हो जाता है वो आपको बथुआ। तो आपको पता है कि हमारे खेत में खरपतवार आता है, तो उसके नियंत्रण के लिए हम बुआई के 72 घंटा के अंदर अंदर ही जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है पेंडिमिथिलिन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के इसका छिड़काव करना है। एक सावधानी हमने कहेंगे, जब भी आप पेंडिमिथिलिन या प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों से ये अनुरोध होगा कि उस खेत को कम से कम आप डिस्टर्ब करें, क्योंकि वो पेंडिमिथिलिन जो काम करती है वो मिट्टी के ऊपरी सतह पे एक जाल बनाती है, तो उसको आप जितना कम डिस्टर्ब करेंगे उतना उसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। सर, पीली सरसों की खेती हमारे किसान भाई जो करते हैं तो उसमें सिंचाई कैसे करें? देखिए, कोई भी रबी फसल में सिंचाई का बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। हमें सिर्फ उतने ही सिंचाई की जिससे कि हमारा फसल जिंदा रह सके। खास करके रबी फसल में, तिलहनी फसल में हम जा रहे हैं तो सरसों हो या कोई भी फसल हो तिलहनी में, तो हम उसको 2 सिंचाई देते हैं। एक तो सिंचाई देते हैं जो फूल आने से पहले, उस समय हम एक सिंचाई करेंगे। दूसरा सिंचाई जब हम उसमें बाली लगता है यानी कि उसमें सब सिल्का का फॉर्मेशन जब होता है उससे पहले करेंगे। और एक चीज़ और, सरसों की आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आप एक चीज़ अतिरिक्त पौधा का बचनी अवश्य करें, क्योंकि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा घना हो जाता है तो उस तरह का जो वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा यदि चाहते हैं कि हमें ग्रोथ हो तो उसके लिए अतिरिक्त जितने पौधे हैं तो लगभग 30 दिन पर अतिरिक्त पौधा को आप अपने मुख्य खेत से निकाल दें। इससे क्या होगा, भरमार अच्छी होगी और आपकी उत्पादन इससे अच्छा होगा। सर, हमारे किसान भाई जो पीली सरसों की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश है? पीली सरसों की खेती करने के लिए संदेश ये होगा हमारे तरफ से कि वो सल्फर जरूर डालें। किसान भाई सल्फर नहीं डालते हैं, इससे तेल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उत्पादन भी उनका बढ़ेगा। सर, आप हमारे किसान भाइयों को पीली सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। ऐसी ही और भी जानकारियाँ, कुछ नए विषय और नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू कराएंगे हम कार्यक्रम की अगली कड़ियों में। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन से इसी समय इसी चैनल पर।
होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।